एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, मीरा और राधिका। मीरा बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान राकेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, और मीरा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों मिलकर खूब मेहनत करते थे, तब जाकर उनका घर चलता था। वही छोटी बहन राधिका बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी मुकेश से हुई थी। शादी के बाद से ही राधिका को अपने रूप और धन का बहुत घमंड था। राधिका हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी मीरा उसके घर जाती, राधिका की बातें सुनकर बहुत खराब लगता था। एक दिन मीरा सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन राधिका मिली। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और यह कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। राधिका, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हम खुश रहते हैं। हाँ, खुशी तो दिख ही रही है, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूँ। वैसे भी मैं और मोहन जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि राधिका अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। एक दिन मीरा के पति राकेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब मीरा के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात के समय मीरा अपने पति के पास बैठी है, जो खाट पर लेटे कराह रहे हैं। मीरा, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं राकेश, ऐसा मत कहो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन मीरा राधिका के घर जाती है। मीरा दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और राधिका से अंदर जाने की इजाजत मांगती है। क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? राधिका, राकेश की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। अरे दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन राधिका, तुमसे थोड़ा बहुत पैसा तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? मीरा की आंखों में आंसू आ जाती है। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। राधिका ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन मीरा ने सोचा, राधिका ने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूं। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। मीरा अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। राकेश बहुत बीमार है। देखो मीरा, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं आपका पैसा लौटा दूंगी। नहीं मीरा, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकती। मीरा उदास होकर घर लौट आती है। गर्मियों की दोपहर लू के थपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह राधिका की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं भिखारी, कहीं से भी। ये हवेली कोई दान घर नहीं है। फिर निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए मीरा की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा कृपया बैठ जाइए,
मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है मेरा पास खाने के लिए वह स्वीकार कीजिए। मीरा अंदर से जो भी खाने वाला था लाकर बाबा को देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार है। मैं सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी, यह ऐसे वैसे घड़े नहीं है। तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देंगे और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और मीरा खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में घड़े आते ही राकेश की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। अरे मीरा, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। हाँ राकेश, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे मीरा, वाकई में यह घड़े तो जादुई घड़े हैं। हाँ जी, सच में यह जादू घड़े हैं। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं, देखते हैं इस घड़े में क्या निकलता है। मीरा धीरे धीरे घड़े का लाल कपड़े को हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ जी, वह बाबा भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन मीरा बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह हमेशा बना रहे। हाँ मीरा, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम लस्सी बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। मीरा ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के एक दुकान से अच्छी गुणवत्ता का दूध और चीनी खरीदने के लिए गई। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लाई हो अच्छी लस्सी बेचना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब मीरा ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब मीरा का व्यापार चल निकला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश थे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन राधिका तक पहुंची तो उसको जलन होने लगी। कल तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी, आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया जो यह लस्सी का व्यापार शुरू कर दी। और उसका पति राकेश भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। राधिका परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से मीरा के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। ए जी, आज हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं होते। हाँ मीरा, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़ा की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वह साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इन लोगों को एक साधु बाबा ने जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यह ठहरती हूँ। यह लोग के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर राधिका ने राकेश और मीरा के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं, वह तुरंत घर के अंदर जाती है
और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वे घड़ा उड़ने लगता है और उसमें से गंभीर आवाज आती है। है मूर्ख लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहते हैं। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही राधिका के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन राधिका ने अपने खास नौकर भूरा को बुलाया। भूरा, ये मीरा की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। भूरा थोड़ा सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी लस्सी गंदे पानी से बनते हैं तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन राधिका ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालू लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को मीरा की दुकान पर जाकर लस्सी पीनी थी और फिर जोर जोर से यह कहना था कि लस्सी में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह मीरा ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी राधिका के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और लस्सी पीने लगे। अरे, यह क्या? इस लस्सी में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। मीरा, तुम कैसी लस्सी बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि मीरा के यहाँ की लस्सी अच्छी होती है, लेकिन यह तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन राधिका के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहां से चिल्लाते हुए चले गए। भाइयों, ध्यान रखना, मीरा की लस्सी में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे मीरा की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक मीरा के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी लस्सी देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी लस्सी को पीकर देखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने लस्सी पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल मीरा की छाछ को खराब बता रहे थे, राधिका के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलती देर नहीं लगी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने मीरा से कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से मीरा की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब राधिका को पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। मीरा की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी, लेकिन यह सब देखकर राधिका का खून खोल रहा था। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही ना सके। उसने अपने नौकर भूरा को बुलाया और उसके कान में कुछ धीरे से कहा, लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार मीरा का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि मीरा कभी दोबारा व्यापार ना कर पाए। मालकिन, पिछले बार भी पकड़े जाने से बचे थे। अगर इस बार भी कोई हमें देख ले तो क्या होगा? चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम दोनों आज रात मीरा की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख लिया तो? अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो। तुम दोनों चेहरों को कपड़े से ढक कर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग जाना। कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। भूरा और मोहनदास अपने चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से रीना की दुकान के पास पहुंचे।
भूरा ने दुकान के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़का और फिर मोहनदास ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी दुकान धू धू कर जलने लगी। आग की लपट तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे मीरा की दुकान जल रही है। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूरा और मोहनदास अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह जब मीरा दुकान आई तो उसे राख का ढेर देखकर बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर खत्म हो गया। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि ये किसकी करतूत है। मीरा ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, इधर-उधर झांका पर उसे कुछ नहीं मिला। उदास होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़िया में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा है। मीरा ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है। किसी की गमछा मिला है। अरे सबूत मुखिया जी के हाथ मिल गया है। अब वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा कि मीरा की दुकान में आग किसने लगाया। हाँ, मुझे तो लगता है कि वह तौलिया राधिका के नौकर का है। मैं कल उसे ऐसा ही तौलिया लेते हुए देखा था। मुखिया ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तलिया किसका है? गांव वाले तौलिए को ध्यान से देखने लगे। अरे ऐसा ही तौलिया तो मैंने राधिका के घर पर देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। राधिका अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, यह तौलिया मेरी नौकर की नहीं है। मुखिया ने अब मिट्टी का तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में राधिका स्टोर्स लिखा था। यह वही दुकान थी जहां से राधिका अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाई थी। राधिका, मिट्टी का तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है, ये यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं, कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। इधर राधिका का पति का व्यापार ठप हो गया था। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। वह यह सब चीज से बिल्कुल ही अनजान था कि राधिका क्या कर रही है। वह आते वक्त देखा कि चौपाल पर भीड़ लगी है। वहां पर वह पहुंचा तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि वह वही गमछा लिए खड़ा था जो मुखिया जी के पास सबूत में मिला था। अब बोलो राधिका, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो। तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। राधिका ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले भी अब उसे घूर रहे थे। वह घबराहट में बड़बड़ाने लगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं ही ये सब करवाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मीरा मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। राधिका, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से मीरा की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वह उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी रीना। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। मीरा ने अपनी बहन को गले लगा लिया। गांव वालों को मीरा की दरिया दिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब राधिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रीना ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दी। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राधिका ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है।